नमस्ते। अक्सर जब गीज़ा के महान पिरामिडों का जिक्र होता है तो दिमाग में बस यही आता है ना कि कुछ पुराने औजार होंगे और पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया गया होगा। दरअसल आज हम इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। ये विश्लेषण सिर्फ भारी पत्थरों को घसीटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एडवांस्ड लॉजिस्टिक्स, बिल्कुल कटिंग एज फिजिक्स और प्राचीन वास्तुकला की एक ऐसी कहानी है जो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने इंजीनियरिंग की हर हद को पार कर दिया था। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि सच कहूं तो ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प इंजीनियरिंग रहस्यों में से एक है। अगर गौर किया जाए तो हम करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, जिनमें से हर एक का वजन लगभग 2.5 टन है और इन्हें आज से 4,500 साल पहले 146 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया, वो भी बिना किसी मॉडर्न क्रेन, बिना मोटर और बिना किसी कंप्यूटर के। आखिर एक प्राचीन समाज ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को किया कैसे? सच तो यह है कि इसका जवाब उन्हें कोई एक रात में नहीं मिल गया था। ये सदियों तक किए गए अलग अलग प्रयोगों का नतीजा था। ये जो पिरामिड का आकार हम आज देखते हैं, ये अचानक से नहीं बन गया था। ये दरअसल वास्तुकला का एक ऐसा एवोल्यूशन था जिसमें बहुत सारे ट्रायल्स हुए, गलतियां हुई और हाँ, उन गलतियों से सीखकर तुरंत नए बदलाव भी किए गए। ये बिल्कुल सच है कि उस दौर के बिल्डर्स ने वाकई गिरती हुई इमारतों से सबक सीखा था। शुरुआत में मिस्र के अमीरों को मस्तबा में दफनाया जाता था, जो मिट्टी की ईंटों से बनी सपाट छत वाली संरचनाएं थीं। फिर तीसरे राजवंश के दौरान जौसर का 60 मीटर ऊंचा स्टेप पिरामिड सामने आया। लेकिन असली मुश्किल आई मेदुम पिरामिड के वक्त, जब नींव कमजोर होने की वजह से उसकी भारी परतें बुरी तरह ढह गईं। इस तबाही ने स्नेफ्रू के बेंट पिरामिड के डिजाइन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। वहां स्ट्रक्चरल फेलियर से बचने के लिए उन्हें आधी ऊंचाई पर ही ढलान को 55 डिग्री से घटाकर तुरंत 43 डिग्री करना पड़ा। इन्हीं सब तबाहियों और प्रयोगों ने आगे चलकर खुफू के उस आलीशान ग्रेट पिरामिड की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। अब पत्थरों और ढांचों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सप्लाई चेन को समझते हैं जिसने इस विशाल निर्माण को नामुमकिन से मुमकिन बनाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स का एक जीता जागता चमत्कार थी। इस संख्या पर जरा गौर किया जाए, 20,000। सदियों से ये एक बहुत बड़ा मिथक चला आ रहा है कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था, लेकिन आज हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये 20,000 लोगों का एक बेहद संगठित और अत्यधिक कुशल कार्यबल था, जिसे बाकायदा राज्य द्वारा प्रायोजित किया गया था। ये लोग कोई कैदी नहीं थे, ये इतिहास के सबसे विशाल प्रोजेक्ट का एक गर्व से भरा हिस्सा थे। तो आखिर इतने सारे लोग, यानी ये 20,000 वर्कर्स, रहते कहाँ थे? इनका ठिकाना था वॉल ऑफ द क्रो के पास। ये 200 मीटर लंबी पत्थर की दीवार दरअसल पिरामिड के पवित्र क्षेत्र को, जिसे सिटी ऑफ द डेड कहा जाता था, एक बेहद व्यस्त और सुनियोजित सिटी ऑफ द लिविंग से अलग करती थी। यहां हुई खुदाई से पता चला है कि यह शहर बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न ग्रिड सिस्टम पर बना था। असल में यह पूरी जगह एक विशाल कैलोरी प्रोसेसिंग प्लांट की तरह थी, जहां काम करने वालों को बेहतरीन बीफ, भेड़ का मांस और यहां तक कि दूर भूमध्य सागर से लाई गई ताजी मछलियां परोसी जाती थीं। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका लिखित प्रमाण। 2013 में लाल सागर के तट पर मिरर की डायरी खोजी गई। ये 4,500 साल पुरानी एक लॉगबुक है। मिरर दरअसल एक इंस्पेक्टर था जो नावों के जरिए तुरा की खादानों से बेहतरीन चूना पत्थर लाने का काम संभालता था। ये डायरी बिल्कुल आज की किसी एक्सेल स्प्रेडशीट जैसी लगती है। इसमें सब लिखा है कि क्या चाहिए था, क्या डिलीवर हुआ और क्या बाकी है। ये इस बात का सबूत है कि ये एक ऐसा नेशनल प्रोजेक्ट था जिसने उस वक्त पूरे मिस्र की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ दिया था। चलिए, सप्लाई चेन का हिसाब तो समझ आ गया, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल वहीं का वही है। आखिर उन 2.5 टन भारी पत्थरों को 146 मीटर की ऊंचाई पर ले कैसे गए? दरअसल पारंपरिक सिद्धांत हमेशा बाहरी रैम्प्स की ही बात करते हैं, लेकिन उनमें कुछ बहुत ही गंभीर कमियां हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो अगर 8% की ढलान वाला एक सीधा रैम्प बनाया जाए तो उसे लगभग 1.6 किलोमीटर लंबा होना पड़ेगा। मतलब उस एक रैंप को बनाने में उतना ही मटेरियल लग जाएगा जितना पूरे पिरामिड को बनाने में लगा है। और दूसरी तरफ अगर पिरामिड के बाहर एक घुमावदार या स्पाइरल रैंप बनाया गया होता तो वो इतना संकरा हो जाता कि पिरामिड के कोनों को पूरी तरह छिपा लेता, जिससे निर्माण के दौरान जरूरी और सटीक माप लेना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। और इसी कमी को ये नया सिद्धांत बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है।
यह है फ्रांसीसी वास्तुकार जीन पियरे हॉर्डिन का इंटरनल स्पाइरल रैंप थ्योरी। इनका मानना है कि बाहरी हिस्से का काम पूरा होने के बाद पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए पिरामिड के अंदर ही बने एक रैंप का इस्तेमाल किया गया था। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि 270 फीट की ऊंचाई पर एक खांचा या नॉच मिला भी है, जहां पत्थरों को आसानी से मोड़ा जा सकता था। इसके अलावा उन विशाल और बेहद भारी ग्रेनाइट बीम को सही जगह पर सेट करने के लिए पानी और स्लुइस गेट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक शुरुआती और इतना बेहतरीन उदाहरण है जिसने इन भारी पत्थरों का वजन उठाना बहुत आसान कर दिया था। अब ये साफ है कि ये सब सिर्फ शारीरिक मेहनत का नतीजा नहीं था। इन सब के पीछे एक बेहद जटिल और सटीक गणित काम कर रहा था, जिसने इसकी ढलान और अंदरूनी वास्तुकला को आकार दिया। दरअसल उन प्राचीन बिल्डर्स के पास आज की तरह डिग्री या एंगल नापने वाले स्केल नहीं थे, तो उन्होंने सेकेड का इस्तेमाल किया। आसान शब्दों में सेकेड एक ऐसी इकाई है जो ये तय करती थी कि हर एक क्यूबिट की ऊंचाई पर आगे की तरफ कितना बढ़ना है। ये अनिवार्य रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर माप का एक बिल्कुल सटीक अनुपात था। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। आर्किटेक्ट्स ने इस फसाड प्रणाली का उपयोग करके ढलानों को 2 हिस्सों में बांटा, और एक हैरान करने वाली बात यहां यह है कि उन्होंने जानबूझकर पूर्ण समरूपता यानी परफेक्ट सिमेट्री से बचाव किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंदरूनी कमरों और गलियारों में इस असमान डिजाइन का उपयोग करने से ये पूरी संरचना भूकंपरोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये प्योर इंजीनियरिंग जीनियस का सबूत था। तो चलिए इस प्राचीन गणित और इंजीनियरिंग की दुनिया से निकलकर अब सीधे 21वीं सदी में आते हैं। आज की कटिंग एज भौतिकी हमें इस प्राचीन पत्थर के बिल्कुल आर पार देखने में मदद कर रही है। आज का एक बेहद खास प्रोजेक्ट स्कैन पिरामिड्स म्यून रेडियोग्राफी का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये काम कैसे करता है? दरअसल जब ब्रह्मांडीय किरणें हमारे वायुमंडल से टकराती हैं तो वे म्यून नाम के उप परमाणविक कण बनाती हैं। ये कण बिना किसी नुकसान के सैकड़ों मीटर ठोस पत्थर के आर पार जा सकते हैं। पिरामिड के अंदर और बाहर डिटेक्टर्स लगाकर वैज्ञानिक आसानी से देख सकते हैं कि किन हिस्सों से सबसे ज्यादा कण गुजर रहे हैं, और जहां से ज्यादा कण गुजरते हैं उसका मतलब है कि वहां पत्थर नहीं बल्कि कोई खाली जगह या छिपा हुआ कमरा है। ये बिल्कुल एक जायंट एक्सरे मशीन की तरह है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मॉडर्न तकनीक ने आखिर ढूंढा क्या है। डेटा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। उन्होंने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बहुत ही विशाल खाली जगह खोजी है जिसे बिग वॉइड नाम दिया गया है, और ये करीब 30 से 40 मीटर लंबा है। इसके अलावा नॉर्थ फेस के ठीक पीछे एक छिपा हुआ गलियारा या कॉरिडोर भी मिला है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में रडार और अल्ट्रासाउंड को उपयोग करके रिसर्चर्स ने मेनकौर पिरामिड के पॉलिश ग्रेनाइट के पीछे भी हवा से भरे 2 छोटे छिपे हुए चैम्बर्स ढूंढ निकाले हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस विशाल पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा और तिरछा गलियारा है जिसे ग्रैंड गैलरी कहा जाता है। और ये जो हाल ही में खोजा गया 30 मीटर लंबा और रहस्यमयी बिग वॉइड है ना, ये ठीक इसी ग्रैंड गैलरी के ऊपर स्थित है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जगह किस लिए थी? क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चर का वजन कम करने लिए बनाई गई थी, या फिर ये कोई ऐसा छिपा हुआ कक्ष है जिसका दरवाजा पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं खोला? ये संरचना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम यहाँ एक ऐसी इमारत को देख रहे हैं जो 4500 साल पुरानी है, और आज की सबसे एडवांस्ड सबएटॉमिक फिजिक्स भी इसके अंदर ऐसे विशाल और छिपे हुए कमरे ढूंढ रही है जिनके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इसने सच में सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर आज के उपपरमाणविक कण इस ठोस पत्थर के भीतर 30 मीटर लंबे छिपे हुए स्थानों को उजागर कर रहे हैं, तो उन लाखों पत्थरों के पीछे और कौन से बड़े और ऐतिहासिक रहस्य आज भी दफन हैं? इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है जो अभी सामने आना बाकी है।